हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर यूपीपीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर एग्जाम बूस्टर की सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की क्लासेस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं उनको कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर रहेगा बेटा, ये लेक्चर थर्ड है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा है जूलॉजी, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बताए गए थे उसका आज थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग दो क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, जो हमारे दो क्वेश्चन है इनको बेटा हम लोग कवर करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज के इस लेक्चर थर्ड में जो हमारा थर्ड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, या जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो क्या है? डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये 2024 के लिए, जो हमारा ये जो चल रहा है बेटा ना 2024, जो हमारे एग्जाम आने वाले हैं नवंबर में। तो 2024 में नवंबर में जो एग्जाम आपका 8-9 तारीख एमजेपीआरयू में स्टार्ट हो जाएगा, 8-9 तारीख से बाकी की यूनिवर्सिटीज में स्कीम आने वाली है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताना है। तो इसको बताने से पहले सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पहले लिखना है। ठीक है, ये बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी ना लग रही हो या समझ ना आ रही हो तो आप लोग सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाइए, वहां पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक एडवांस सेटिंग दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी को आप यहाँ पर 1080 के ऊपर ले जाकर के देख लीजिएगा। ज्यादा डाटा आपका कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन यह है कि आपको बेहतर क्वालिटी में क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में लिखने को आता है। तो लिखने को आए तो आप सीधे सबसे पहले ये लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका हमें क्या देना है बेटा? आंसर देना है। और सीधे हेडिंग डालेंगे हम लोग, मोटी मोटी हेडिंग, जो एग्जामिनर्स को लगे कि हाँ भाई इसके विषय में ही लिख रहा है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली जो छोटी सी आप अगर हेडिंग डालना चाहें तो हिस्ट्री हेडिंग डाल दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कोलिकर ने 1880 में इंसेक्ट की मसल्स में साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में की थी। देखो, एक बार में सारी चीजें यहां पर लिख दी। ठीक है, एक बार में सारी चीजें आ गई, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी? तो कोलिकर ने करी। कब करी? 1880 में करी। किस में करी? तो इंसेक्ट के मसल्स में करी। किस रूप में करी? तो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के रूप में करी। देख रहे हो बेटा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके यहां पर कवर हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे वो इस एक लाइन में सब कवर हो गए। भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कोलिकर ने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की गई? तो 1880 में की गई। माइटोकॉन्ड्रिया को किस में खोजा गया? तो इंसेक्ट की मसल्स में खोजा गया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किस रूप में खोजा गया? तो आप सीधे कहेंगे सर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के रूप में खोजा गया। देखो, सारे क्वेश्चंस बन गए। ठीक है ना? अब इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आप लिखेंगे या याद रखेंगे वो ये है कि अल्टमान ने इन्हें 1894 में, है ना, 1894 में बायोब्लास्ट नाम दिया। तो बायोब्लास्ट किसने कहा? अल्टमान ने कहा। देखो, खोजा था किसने? खोजा था कोलिकर ने, लेकिन कोलिकर ने नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया। कोलिकर साहब ने खोजा था, अल्टमान ने 1894 में इसका नाम दिया। और इसका नाम दिया क्या? बायोब्लास्ट, क्योंकि अभी तक इसका नाम तय नहीं हो पाया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फेमस नाम ये बाद में आएगा। ठीक है, तो अल्टमान ने भी इसका नाम दिया, जिसको 1894 में बायोब्लास्ट नाम दिया था। तथा फ्लेमिंग ने इन्हें फिला कहा। फ्लेमिंग ने अपने नाम पे इसे फिला कह दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम सबसे पहले सी बेंडा साहब ने दिया था। तो जो फेमस नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, वो सी बेंडा के द्वारा दिया गया। तो जैसे घर में जब कोई नया बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको हर कोई अपने अपने नाम से पुकारता है। जैसे बुआ उसकी उसको अलग नाम से पुकारेंगी, दादी हैं या मम्मी हैं उसको अलग नाम से पुकारेंगे, पापा अलग नाम से पुकारेंगे, दादा अलग नाम से पुकारेंगे। लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नाम होगा, जो उसके आपका एक स्पेसिफिक नाम है जो आपकी मार्कशीट में भी चला, है ना, आपने अपने स्कूल में चलाया। आप उस नाम से पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं या जाने जाएंगे। चलो, पूरी दुनिया छोड़ो, आप उस नाम से
अपने मोहल्ले में जाने जा रहे हैं, अपने शहर में जाने जा रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक नेम हो जाता है या फेमस नेम हो जाता है। वैसे कहते हैं ना, हर किसी का घर का भी नाम होता है, चिंटू, पिंटू, मिंटू, सिंटू, है ना? तो इस तरीके से इसका भी है। तो ये नाम देने वाले भी इसके संबंधी, सगे संबंधी ही होते हैं। तो यहाँ पर भी इसको नाम देने वाले इसके सगे संबंधी जो इसको स्टडी कर रहे थे। ठीक है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के साइट होते हैं। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं बेटा? सेलुलर रेस्पिरेशन के साइट। सेलुलर रेस्पिरेशन के साइट कहने का मतलब होता है कि जो हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उस सेलुलर रेस्पिरेशन को कराने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको कराना पड़ता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक प्रकार का सेलुलर साइट होता है। इस बात को किसने कहा? तो इस बात को हुग ब्लूम नाम है, ठीक है, हुग ब्लूम नामक वैज्ञानिक ने, सॉरी, किसने कहा? हुग ब्लूम नामक वैज्ञानिक ने कहा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के साइट होते हैं। इस बात को किसने कहा? इस बात को हुग ब्लूम साहब ने कह दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन एनर्जी के रूप में होता है। भाई इसमें हम क्या करते हैं? हम नहीं, बल्कि हमारी सेल क्या करती है? एटीपी का निर्माण करती है। किस रूप में करती है बेटा? एनर्जी के रूप में करती है। और इस बात को सिक्विज नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। इस बात को किसने बताया? सिक्विज साहब ने बताया। देखो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं लिखा रहा हूं, या आप ये जो लिखेंगे अपने थ्योरेटिकल बेस पर, और कुछ बच्चों के मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्सिटीज जो है ना एग्जाम्स क्या कैसी करा रही बेटा? ऑब्जेक्टिव बेस्ड करा रही। जैसे डीडीयू यूनिवर्सिटी हो गई, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, राइट? तो आपकी यूनिवर्सिटी में जाहिर सी बात है, अगर ऑब्जेक्टिव हो रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो आएगा तो यहीं से। ऐसा थोड़ी ना सिलेबस के बाहर से आएगा। आपको पढ़ा कंप्लीटली पूरा होना चाहिए, कंप्लीट फॉर्म में। जब तक आप थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़िए, आप उसके ऑब्जेक्टिव का ओ भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन एमसीक्यूज क्वेश्चंस को समझने के लिए, उनको क्लियर कट फॉर्म में एक सही आंसर चूज करने के लिए आपकी थ्योरी बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो थ्योरी को आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है? बिना थ्योरी के ऑब्जेक्टिव फेल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय अल्टमान व फ्लेमिंग को जाता है। तो पूरी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसको जाता है? अल्टमान और फ्लेमिंग को। तो बहुत सारे वैज्ञानिक यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के चक्कर में आए हैं, और इसी चक्कर की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? और जिस कारण ये काफी फेमस स्ट्रक्चर के रूप में हमारे सेल के अंदर पाया जा रहा है। चलो, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के सेकेंड हेडिंग डालेंगे, साइज, शेप और नंबर। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या साइज हो सकता है, क्या शेप हो सकता है, और क्या नंबर हो सकता है एक सेल के अंदर। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं बेटा, इसी तरीके से अगर आप हूबहू लिख के आ गए, है ना, पूरा आपने छाप दिया पेपर में, इसी तरीके से पूरा अच्छे से याद करके चले गए, लिख दिया, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जितने भी नंबर का वो क्वेश्चन होगा, उसमें से एक नंबर कम नहीं होगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है? देखिए लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर बोले तो व्यास, और 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 4 माइक्रोमीटर लेंथ बोले तो लंबाई वाली हो सकती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल है ना, यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 1.0 माइक्रोमीटर तक डायमीटर उसका व्यास होगा, और 1 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया की। तथा इसका शेप मेनली कैसा होता है? सिलिंड्रिकल, मतलब बेलनाकार होता है। तो हमने साइज देख लिया। साइज में अगर हम डायमीटर की बात करें तो 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर। वहीं अगर हम लोग किसकी बात करें बेटा, इसकी लेंथ की बात करें, तो लेंथ कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 4 माइक्रोमीटर तक इसका लेंथ होता है। ठीक है? इसका लेंथ होता है। और अगर शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है बेटा इसका? सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है। कैसा होता है? सिलिंड्रिकल फॉर्म। दो फॉर्म यहां पर समझ में आ गया। अब हम नंबर की बात करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, इसका नंबर एक कोशिका में, जैसे अगर हम लीवर सेल की बात करें, तो लीवर सेल के अंदर आप देखेंगे 1000 से लेकर के 1600 तक होती है एक कोशिका में। आमतौर पर एक कोशिका में
आमतौर पर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, अब वहां पर हमने नाम भी दे दिया लीवर सेल, तो लीवर सेल के अंदर 1000 से लेकर के 1600 तक, यानी एक सेल जिसको आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं, किसमें देखते हैं बेटा? माइक्रोस्कोप। विदाउट माइक्रोस्कोप आप इसको देख नहीं सकते, और उसके अंदर भी ये 1000 से लेकर के 1600 तक संख्या में पाई जा रही है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कितने ज्यादा नंबर में यहां पर प्रेजेंट है, और लीवर की सेल में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लीवर की सेल क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है ना? तो लीवर सेल में 1000 से लेकर के 1600 तक होती हैं, और एक एक्टिव सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है, एक जो एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल हमारे बॉडी के सेल, उसमें 500 से लेकर के 1000 तक होती है। तो एक एक्टिव सेल में 500 से 1000 तक हो सकती है। बाकी लीवर सेल की बात करें तो लीवर सेल में 1000 से लेकर के 1600 तक प्रेजेंट रहती है, तथा यह नंबर सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। भाई ये जो नंबर है 500 से लेकर के 1600 तक, है ना, एक सेल के अंदर 500 माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये सेल की एक्टिविटी डिपेंड करेगी, सेल कितनी एक्टिव है उसके आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या यहां पर देखने को मिल सकता है। अब कुछ अपवाद है बेटा, एक्सेप्शन, हर जगह एक्सेप्शन ही आपको याद रखने हैं, और मैं इसको इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं बेटा कि डीडी यूनिवर्सिटी वाले या ऐसी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जिनके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो भी अगर इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेंगे, 100% फंसेंगे। तो एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो देखो अपवाद क्या है कि क्लोरेला और माइक्रोस्टेरियाज, क्लोरेला और माइक्रोस्टेरियाज एक प्रकार के बेटा एल्गी होते हैं, है ना? तो क्लोरेला और माइक्रोस्टेरियाज एल्गी में केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। देख रहे हो बेटा, मात्र एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके अलावा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ये इसका अपवाद है, एक्सेप्शन, है ना? वहीं पर अगर आप चाउस चाउस, ये क्या है बेटा? एक अमीबा है। कौन सा अमीबा है? जायंट अमीबा, बहुत बड़ा, है ना? सबसे अमीबा में सबसे बड़ा अगर कोई स्पीसीज है तो चाउस चाउस है। तो चाउस चाउस यानी कि जायंट अमीबा में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो 5 लाख तक हो सकती है। तो ये तय नहीं है कि 1600 तक नंबर ही पाए जाएंगे एक सेल के अंदर। समझ में आया? एक्सेप्शन आ गया। एक सेल ऐसी है जिसको हम लोग जायंट अमीबा कहते हैं, चाओ चाओ, इसके अंदर 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जा सकती है। कितने बेटा? 5 लाख। समझ पा रहे हो? इसको याद रखिएगा। अब देखो अगर आप ऊ साइट की बात करें तो ऊ साइट में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो 3 लाख तक होती है। एक जो ऊ साइट है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी बेटा? 3 लाख तक है। आगे देखिए, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्लांट सेल से अधिक होती है। अगर आप एनिमल कोशिका की बात करें और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को कंपेयर करें प्लांट सेल की कोशिका से, तो एनिमल सेल की अंदर ज्यादा संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है बर्ड्स की फ्लाइट मसल्स, जो उड़ने वाली जो पर होते हैं, पंख होते हैं, उसमें मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अगर आप बर्ड्स को देखें तो उसमें फ्लाइट मसल्स में सबसे ज्यादा संख्या होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जाना जाता है। पहला कौन है बेटा? तो फर्स्ट लार्जेस्ट भी आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल हमारा है क्लोरोप्लास्ट। कौन है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया बेटा? आगे बढ़े, चलो। अब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अब प्रकाश डालने का मतलब ये देखो, एक शॉर्ट नोट यहां पर बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पर प्रकाश डालिए। तो प्रकाश डालने का मतलब ये नहीं है बेटा कि आप क्या करेंगे, एक बढ़िया सा लैंप ऐसे बनाएंगे, है ना, इस तरीके से आपने लैंप बना दिया या टॉर्च बना दी, इस टॉर्च से आप प्रकाश को ऐसे निकाल रहे हैं, और प्रकाश के आगे आपने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया, या माइटोकॉन्ड्रिया ना लिख के इस तरीके से आपने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। तो ये लो सर माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा प्रकाश। ऐसा नहीं करना। एग्जामिनर में एग्जामिनर नंबर आपके काट देगा। प्रकाश, अब इतने छोटे भी नहीं है आप लोग, मजाक था, थोड़ा हंसना जरूरी है, कोई अच्छा जोक नहीं था।
है ना। लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया पर प्रकाश डालिए, टिप्पणी लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें लिखना शुरू करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है बेटा? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड, एक बाहर की तरफ लेयर पाई जा रही है और एक अंदर की तरफ इस तरीके से लेयर पाई जा रही है, ठीक है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जिसमें फास्फोलिपिड व कोलेस्टेरॉल अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बाहर वाली लेयर स्मूथ होती है, जिसमें फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, क्योंकि इस पर पोरीन प्रोटीन पाई जाती है। परमिएबिलिटी को शो करती है, यानी कि ये क्या होगा, यहाँ से पदार्थों को क्या करेगा, आदान प्रदान कर सकता है। यानी कि सेल के अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर, यानी पहली लेयर को, आउटर मेम्ब्रेन को पास करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ सकते हैं सब्सटेंस। तो इसीलिए कैसे होती है बेटा, ये पोरीन प्रोटीन से बनी होती है और परमिएबल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, है ना, जगह जगह पर फोल्डेड होती है। अगर आप इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जगह जगह पर कैसे होती है बेटा, फोल्डेड होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी या क्रिस्टी कहते हैं, सॉरी, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टी कहते हैं। सिस्टर्नी तो आपका गोल्जी अपरेटस में मिलता है, ठीक है, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी शब्द पैलेट ने दिया था। किसने नाम दिया था? पैलेट साहब ने क्रिस्टी नाम दिया। इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन मोर अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर आप प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है, और ये इम्परमिएबल इसलिए होती है क्योंकि इसे ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जब ये इम्परमिएबल होगी तो ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि बाहरी मेम्ब्रेन से तो चीजें आ जा रही हैं, लेकिन अंदर वाली मेम्ब्रेन से चीजें पास आउट नहीं हो रही। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन से चीजों को पास आउट करने के लिए यहां पर क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कोई एक ऐसा बंदा होगा जो इन सब्सटेंस को उठा करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया से सब्सटेंस को उठा करके माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भेजने का काम करेगा। तो आप देखें कि ये जो मेम्ब्रेन होती है इम्परमिएबल होती है, और इसलिए इसे ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है, ताकि क्या हो, ये सब्सटेंस को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके, है ना, ताकि क्या कर सके, ये ट्रांसपोर्ट कर सके सब्सटेंसेस को, पदार्थों को। आउटर मेम्ब्रेन व इनर मेम्ब्रेन के ठीक बीच में एक स्पेस पाया जाता है, एक जगह पाई जाती है जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, जो कि ये 100 एंगस्ट्रॉम की होती है। क्रिस्टी पर अब देखो 100 एंगस्ट्रॉम का यहां पर पाया जा रहा है। क्रिस्टी क्या है बेटा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ना। तो क्रिस्टी पर टेनिस के रॉकेट्स के आकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, टेनिस रॉकेट के आकार के, टेनिस बॉल लाइक जो होते हैं ना, टेनिस की बॉल होती है उसकी तरह। तो टेनिस के रॉकेट के आकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम्स कहते हैं, जिनकी संख्या प्रति माइटोकॉन्ड्रिया, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 6 तक होती है, बहुत ज्यादा होता है। और ऑक्सीसोम को F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, तथा इसे एलिमेंट्री पार्टिकल व फर्नांडेज मोरन पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई फर्नांडेज मोरन पार्टिकल अगर आप कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है फर्नांडेज साहब ने इसको खोजा था, तो इसीलिए अपने नाम पर इन्होंने फर्नांडेज मोरन पार्टिकल नाम दे दिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी के ऊपर जो ऑक्सीसोम्स पाए जा रहे हैं उनके नाम की बात हो रही है, ठीक है। इसको F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से होता है, टेनिस के रॉकेट के समान, है ना, टेनिस के रॉकेट के समान देखो, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये वाला हेड वाला रीजन होता है जिसको F1 कहते हैं, नीचे वाला बेस वाला जो रीजन होता है उसको F0 कहते हैं। तो F0 F1 पार्टिकल हो गए, और ये बीच में क्या बेटा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो इसलिए F0 F1 पार्टिकल इसको कहा जाता है। और इसके हेड वाले रीजन में बहुत ज्यादा एंजाइम्स होता है, एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है। तो कुछ खास बातें हैं, लिखो, देखिए लिखा हुआ है ऑक्सीसोम क्रिस्टी से OSCP, ये क्या है बेटा, ओलिगोमाइसिन, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फरिंग प्रोटीन, OSCP। तो ऑक्सीसोम क्रिस्टी से, ऑक्सीसोम जो होते हैं वो क्रिस्टी से कैसे जुड़े होते हैं, तो ऑक्सीसोम क्रिस्टी से OSCP बोले तो ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फरिंग प्रोटीन के द्वारा अटैच रहते हैं, तथा इनके हेड रीजन में एक स्पेशल एंजाइम पाया जाता है जिसे एटीपीएज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एटीपीएज कहते हैं, तथा इसके हेड रीजन में
ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एटीपीएस पाया जाता है एंजाइम, और हेड रीजन में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जिस कारण एटीपी के मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। अब जाहिर सी बात है, अब इसके हेड रीजन में एटीपीएस यानी कि एंजाइम पाया जा रहा है, जो कि क्या करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, और ये एटीपी का फॉर्मेशन कब करता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन एक बहुत ब्रॉड प्रोसेस है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से आपको समझ में आएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में क्रैब साइकिल चलता है, अर्थात मैट्रिक्स पार्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। कौन सा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है बेटा, एरोबिक, और साइटोप्लाज्म में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके लिए मैट्रिक्स भाग में ऑल टाइप्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं। हर प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं क्रैब साइकिल को चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन क्रैब साइकिल्स का सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, क्रैब साइकिल का जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन में एक एंजाइम भी पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। आगे देखिए लिखा हुआ है मैट्रिक्स भाग में रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिक्रियन के लिए, है ना, मैट्रिक्स भाग में रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज भी पाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए पाया जा रहा है, तो खुद का डीएनए पाया जाएगा तो ये डीएनए से आरएनए बनाएगा या डीएनए से डीएनए बनाएगा, है ना, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, है ना, खुद की प्रोटीन भी बना सकता है ये। इसके साथ साथ मैट्रिक्स भाग में ट्रांसक्रिप्शन बोले तो अनुलेखन के लिए आवश्यक एंजाइम जैसे आरएनए पॉलीमरेज भी पाया जाता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कराने के लिए, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पार्ट में डबल स्टैंडर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पार्ट में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, यानी इसके पास में अपना खुद का डीएनए भी पाया जा रहा है, तथा इसमें 70s टाइप के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो मैमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में 55s टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। एक स्टार बनाकर के पॉइंट लिखा हुआ है कि जो मैमल्स हैं, एनिमल में जो मैमल्स हैं, मैमल्स की बात करें तो इनके माइटोकॉन्ड्रिया में 55s टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसकी 2 सब यूनिट होती है, जिन्हें 35s सब यूनिट और 25s सब यूनिट कहते हैं। तो ये बात मैमल्स के केस की, इसको याद रखिएगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसके स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से सुविधाजनक रूप में समझ में आ जाए। ये सबसे बाहर की तरफ एक लेयर पाई जा रही है, जिसको क्या नाम दिया गया बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। जिसे क्या करें बेटा, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि स्मूथ होती है, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन या फास्फोलिपिड और ग्लिसरा यहाँ पर जो है ना प्रेजेंट होता है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, स्मूथ होती है। उसके ठीक नीचे आप देखेंगे यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स पाई जा रही है, जो कि फोल्डेड फॉर्म में पाई जाती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के ठीक बीच में यहाँ पर देख रहे हो एक स्पेस पाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और कितने एंगस्ट्रॉम का होता है ये, 100 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके ऊपर एक बहुत बहुत विशेष एंजाइम पाया जाता है बेटा। इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं। और जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये अंदर की तरफ इस तरीके से फिंगर लाइक फोल्डिंग्स को प्रोजेक्ट करता है, इस तरीके से फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाता है, एंड दिस फोल्ड्स इज नोन एज क्रिस्टी। इनको क्या नाम देते हैं बेटा, क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर आप देखते हैं टेनिस रॉकेट के समान, टेनिस रॉकेट के लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑक्सीसोम। इनको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, ऑक्सीसोम कहते हैं, ऑक्सीसोम्स। इन्हें हम लोग F0 F1 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं बेटा, F0 F1 पार्टिकल। इनको हम लोग फर्नांडेज मोरन पार्टिकल, है ना, फर्नांडेज मोरन पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो हेड वाला रीजन होता है, इसके हेड वाले रीजन में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग
ATPase एंजाइम कहते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ETS को कराने में सहायक होता है। अब इसके अंदर जब आप जाओगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जब हम जाएंगे, तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा बेटा? मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको मैट्रिक्स कहेंगे। इस मैट्रिक्स में बेटा इसके अंदर इसका खुद का डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाएगा, जो कि जीसी रिच होता है, गुआनिन साइटोसिन रिच होता है। और गुआनिन साइटोसिन रिच जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सॉरी, गुआनिन साइटोसिन रिच जो डीएनए होता है, ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है ना, आपको पता है। तो जाहिर सी बात है, ये किस बात को भी इंडिकेट कर रहा है कि जब यूकैरियोट्स का इवोल्यूशन हो रहा होगा, तब माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर आया होगा। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पर आया होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑल टाइप के एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन कराने के लिए बहुत बहुत विशेष होते हैं। यहाँ पर इसका खुद का राइबोसोम भी पाया जाता है 70s टाइप का, मैमल्स में 55s टाइप का होता है ना। इसका खुद का राइबोसोम है, खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ट्रांसक्रिप्शन करा सकता है। अरे ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिकृतियन कराएगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा, डीएनए से डीएनए भी बनाता है ना, डीएनए से डीएनए भी बनाएगा, एज वेल एज ये ट्रांसलेशन यानी अनुवादन, यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन का भी फॉर्मेशन कर सकता है। यानी खुद का प्रोटीन, खुद का एंजाइम, खुद का डीएनए इसके पास में है, लेकिन फिर भी ये डिपेंड रहता है यूकैरियोटिक सेल के ऊपर। ठीक है, तो ये बेटा स्ट्रक्चर है इसका, इस बात को याद रखिएगा। तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? फंक्शन की। तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक पॉइंट वहां पर आ गया जो विशेष नहीं है, उसको हटा दीजिएगा। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए मेन प्लेस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन कराने के लिए बहुत मुख्य साइट है। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन की 2 साइकिल चलती है, जिन्हें क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अब इससे पहले वाला जो फॉर्म होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं ना, ये ग्लाइकोलिसिस बेटा साइटोप्लाज्म में चलता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होता है, फिर क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको आना पड़ता है, उसका प्रोडक्ट, उसका लास्ट प्रोडक्ट आना पड़ता है ग्लाइकोलिसिस का। तो ग्लाइकोलिसिस का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, सीधी बात है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड का सिंथेसिस किया जाता है। फैटी एसिड का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में विटेलोजेनेसिस सिंथेसिस यानी सिंथेसिस ऑफ यॉक की क्रिया होती है। आप देखते हैं कि जो एग के अंदर पीतक होता है, येलो स्ट्रक्चर होता है। आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं या जिम में जा रहे हैं, तो वहां के आपके ट्रेनर ने बोला होगा कि अंडा खाओ, लेकिन अंडे के अंदर जो पीतक है उसको मत खाओ, उसमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट प्रोटीन होता है। तो उसका फॉर्मेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कराता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे, यानी कि थर्ड क्वेश्चन जो हमारा था, वो कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन डिटेल। ओके, अब आपको न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है डिटेल में, और उसके फंक्शन के बारे में भी बताना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक। ठीक है, लिखा हुआ है सर्वप्रथम न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड की रूट सेल से की थी। कहां से की थी बेटा? ऑर्किड्स के रूट सेल से 1851 में। किसने बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने, 1831 में, सॉरी, रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना, इसको खोजा था। एक टर्म यहां पर लिखा है कैरियोलॉजी। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस व न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर फंक्शन का अध्ययन किया जाता है, उसे कैरियोलॉजी कहते हैं। कैरियोलॉजी क्या होता है? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर्स फंक्शन, है ना, तो इट इज नोन एज कैरियोलॉजी। नेक्स्ट आगे देखिए, लिखा हुआ है एक वैज्ञानिक है स्ट्रासबर्गर। तो स्ट्रासबर्गर ने बताया कि हर एक न्यू न्यूक्लियस की उत्पत्ति
पहले से उपस्थित केंद्रक से होती है। यानी जिस तरीके से ओमनी सेलुला ई सेलुला कॉन्सेप्ट दिया गया था, उसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रासबर्गर ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया कि ईच न्यू न्यूक्लियस अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस, पहले से उपस्थित न्यूक्लियस से नए न्यूक्लियस की उत्पत्ति होती है। ये बात किसने कही? स्ट्रासबर्गर ने कही। याद रखना, किसने कही बेटा? स्ट्रासबर्गर ने कही। आगे देखिए, एक और वैज्ञानिक है हैमरलिंग, है ना। तो हैमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने सिंगल सेल्ड एल्गी यानी एक कोशिकीय शैवाल, जिसको एसिटाबुलेरिया कहते हैं, इस पर अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। तो न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर एक वैज्ञानिक थे हैमरलिन वैज्ञानिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक एल्गी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम था एसिटाबुलेरिया, जो कि एक सिंगल सेल्ड एल्गी होता है। इसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उसमें देखा होगा कि न्यूक्लियस जो होता है ये कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल होता है। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस। अब देखो बेटा, यहां पर मैंने अदर नेम लिखे हुए हैं न्यूक्लियस के। तो अदर नेम ऑफ द न्यूक्लियस, इसको हम लोग कैरियन के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, इसे हार्ट ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, इसे कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, इसे डायरेक्टर ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस सेल का फर्स्ट लेटर, है ना, कंपोनेंट माना जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस सेल का जो पहला, सॉरी या लेटर नहीं यार, गलत हो गया, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से। आप थोड़ा सा उसको ऐसा समझें कि न्यूक्लियस सेल का फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट माना जाता है। तो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट, घटक, है ना, कंपोनेंट कौन है? तो आप कहेंगे सर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस के साइज के बारे में बात करते हैं। भाई इसका साइज कितना होता है न्यूक्लियस का, है ना। तो देखो भाई, साइज की अगर हम बात करें तो 5 माइक्रो से लेकर के 30 माइक्रो तक हो सकता है। तो न्यूक्लियस का साइज 5 माइक्रो से 30 माइक्रो तक होता है। अगर हम लोग मेटाबॉलिकली एक एक्टिव सेल की बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो साइज में लार्ज होता है। भाई कोई एक्टिव सेल है तो एक्टिव सेल का न्यूक्लियस लार्ज होता है, और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल की अगर आप बात करें तो उसके न्यूक्लियस का साइज स्मॉल होता है। तो एक्टिव या एक्टिविटी ऑफ द सेल, सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है न्यूक्लियस का साइज। ठीक है, अब हम शेप की बात करें, न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है भाई? तो देखिए लिखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, चाहे हम प्लांट की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो इनमें इनके कोशिका में न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है और डिस्क शेप हो सकता है ना। ओवल, स्फेरिकल एंड डिस्क शेप का हो सकता है। एक देखिए एग्जांपल यहां पर दिया गया है कि अगर आप ल्यूकोसाइट्स बोले तो WBC की बात करें तो ल्यूकोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस शेप में इरेगुलर होता है। यानी कि ल्यूकोसाइट्स बोले तो आप बात करते हैं WBC की, तो WBC अमीबॉइड, है ना, अमीबॉइड स्ट्रक्चर को शो करती है, अमीबॉइड नेचर को शो करती है। यानी कि जिस तरीके से अमीबा का कोई शेप नहीं होता ना, वैसे WBC का भी कोई शेप नहीं होता। जब WBC का कोई शेप नहीं है तो WBC के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है उसका भी कोई शेप नहीं होगा। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी लिखा हुआ है, एक एक्सेप्शन है कि ल्यूकोसाइड बोले तो WBC का जो न्यूक्लियस होता है इसका शेप इरेगुलर टाइप का होता है, इसमें कोई भी शेप नहीं होता। अब हम बात करते हैं बेटा इसके नंबर की, है ना। तो हमने अब बात कर लिया नंबर, नंबर की बात करते हैं। तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की सेल में न्यूक्लियस की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे हम देखेंगे तो एक हो सकता है मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन, दूसरा हो सकता है बाई न्यूक्लिएट कंडीशन, तीसरी कंडीशन हो सकती है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। यानी कि प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स की अगर आप बात करें, प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स की सेल की बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियस के पाए जाने का या न्यूक्लियस का जो संख्या है वो अलग अलग हो सकता है। मोनोन्यूक्लिएट हो सकता है ना, बाई न्यूक्लिएट हो सकता है। मोनो मतलब एक सिंगल सिंगल न्यूक्लियस का पाया जाना, है ना, सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियस होगा, मल्टी न्यूक्लियस होगा, है ना। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। हम बात करते हैं बेटा मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन की। तो मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन में देखो लिखा हुआ है एक कोशिका में एक ही केंद्रक का पाया जाना, अधिकतर ऑर्गेनिज्म में मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है।
तो एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक का पाया जाना मोनोन्यूक्लिएट कहलाता है। और अधिकतर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स की आप बात करें, उनकी सेल की बात करें, तो उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। बात करते हैं बाइन्यूक्लिएट की, तो एक सेल में दो न्यूक्लियस का पाया जाना बाइन्यूक्लिएट कंडीशन कहलाता है। जैसे आप अगर पैरामीशियम को अगर आपने याद रखा हो, है ना, पैरामीशियम को अगर आपने याद रखा हो, जिससे आप रूबरू होंगे 5th सेमेस्टर में, है ना, तो पैरामीशियम को अगर आपने याद रखा हो, तो इसमें एक तो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस होता है। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है ना। तो दो न्यूक्लियस यहाँ पर देखो मिल रहा है। वहीं पर मल्टी न्यूक्लिएट की बात करें तो एक सेल के अंदर दो से अधिक न्यूक्लियस का पाया जाना मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहलाता है। ना, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर आपको देखने को मिल सकता है। सीनोसिटिक कंडीशन होती है, सिंसिटिक कंडीशन होती है, मतलब डिफरेंट टाइप की कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिल सकती है मल्टी न्यूक्लिएट में। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कैसा है ना, न्यूक्लियस की संरचना पे अगर हम चर्चा करें तो लिखेंगे कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में फॉलोइंग पार्ट्स पाए जाते हैं। नंबर एक, आप देखेंगे यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जिसको हिंदी में केंद्रक झिल्ली कहते हैं। दूसरा यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, केंद्रक झिल्ली के अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तीसरा न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रक को भी कंट्रोल करने वाला एक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, ठीक है, जिसको केंद्रिका कहते हैं। और इस केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड भी पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोलस के साथ साथ क्रोमेटिन थ्रेड बोले तो गुणसूत्रीय धागे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और क्रोमेटिन थ्रेड जो होते हैं ये आगे चल करके क्रोमेटिन नेट का फॉर्मेशन करते हैं। और क्रोमेटिन नेट जो होता है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। क्रोमेटिन नेट किसमें चेंज होता है बेटा? क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, यानी क्रोमोसोम्स पाया जाता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो एक सेल के अंदर, मान लो एक सेल है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है। और इसके सेंटर में आप देखो, इस तरीके से मैं इसको हाईलाइट करते रहा हूं थोड़ा सा, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? न्यूक्लियस कहते हैं। ये वाला न्यूक्लियस होता। तो न्यूक्लियस में सबसे बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है उसको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर की तरफ जो पाई जा रही है उसको इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है ना। दोनों के बीच में स्पेस है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जा रहा है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्दर आगे चल करके इस तरीके से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है एंड दिस नेट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या कहते हैं बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बेटा यहाँ पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप न्यूक्लियस के अंदर देखें तो यहाँ पर एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड दिस सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोलस। इसे न्यूक्लियोलस कहा जा रहा है। और यहीं पर आप देखेंगे कि ये इसके अंदर, इसके पास पास में आप देखिए बीच बीच में स्पेस पाया जा रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में। तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस से एक पोर बनता है एंड दिस पोर इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। इसे क्या कह रहे हैं बेटा? न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं, इसे न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा है एंड दिस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर फिल है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पर आप देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमेटिन थ्रेड। इसको गुणसूत्रीय धागों के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बेटा एक एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। आप इस तरीके से बना सकते हो। ये बाहर वाला स्ट्रक्चर नहीं भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेंटर वाला बनाओ, ये जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहले अब जो हमने स्ट्रक्चर देखना है उसको डिटेल में लिखना है, क्योंकि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करना है ना। लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करने के लिए अब हम उसके पार्ट्स के बारे में भी लिख लेते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवलप या कैरियोथीका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवलप के नाम से भी जानते हैं या इसको कैरियोथीका भी कहते हैं। तो ये लिखा हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जिसमें आउटर व इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इन दोनों मेम्ब्रेन का डायमीटर यानी कि व्यास 75 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में 100 एंगस्ट्रॉम का पाया जा रहा था, याद रखिएगा। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू रहती है, ये आगे की तरफ कंटिन्यू रहती है व इस पर राइबोसोम
लिंक्ड रहते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। अब इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, ठीक है। इन दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में 55 मिलीमीटर या उससे ज्यादा का स्पेस पाया जाता है, जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे मतलब कंटिन्यूअस कहने का मतलब इस तरीके से पूरा कंटिन्यू नहीं होता, ये बीच बीच में इस तरीके से डिवाइड रहती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होती, बल्कि उसमें स्थान स्थान पर न्यूक्लियर पोर, जिनका डायमीटर 10 से लेकर के 100 मिलीमीटर का हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। इन पोर से होकर 20 से 25 मिलीमीटर डायमीटर के राइबोसोम्स आर पार आ जा सकते हैं। तो 20 टू 25 मिलीमीटर डायमीटर वाले जो राइबोसोम्स हैं वो इन पोर से आ जा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर राइबोसोम्स ही क्यों आते जाते हैं? तो राइबोसोम्स बेटा इसलिए आते जाते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस पता है क्या करता है? राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है ना? तो फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम कौन है? तो न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम्स को बना करके सेल के बाहर भेजता है ना? इसीलिए उसको यहाँ से आने जाने में दिक्कत नहीं होती है। न्यूक्लियर पोर को सेंट्रियोल करने के लिए, सॉरी कंट्रोल करने के लिए, सॉरी न्यूक्लियर पोर को कंट्रोल करने के लिए, जो न्यूक्लियर पोर है उसको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन से बने प्लग होते हैं, जिन्हें एनुलस या ब्लब कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा? एनुलस या ब्लब कहते हैं। यह एनुलस व न्यूक्लियर पोर आपस में मिलकर के पोर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कंटिन्यू नहीं होती, बीच बीच में न्यूक्लियर पोर पाए जा रहे हैं, और इन न्यूक्लियर पोर्स के ऊपर ये देख रहे हो, ये प्लग पाया जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर पाया जा रहा है, इन पोर्स के ऊपर न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, जो ऑक्टागोनल शेप की होती है, यानी 8 प्रोटीन न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ऑक्टागोनल शेप का होता है। तो न्यूक्लियर पोर कैसा होता है बेटा? ऑक्टागोनल शेप का होता है। ये एनुलस या ब्लब यहाँ पर है जो पोर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो पोर कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू न्यूक्लियर पोर प्लस एनुलस या ब्लब। तो पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? न्यूक्लियर पोर प्लस एनुलस, प्रोटीन यहां पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियर पोर कहलाता है। ये पोर कॉम्प्लेक्स फ्री न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक के आदान प्रदान को कंट्रोल करता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्मा साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से सेपरेट रखती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मेन काम क्या हो गया? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक दूसरे से अलग रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म की या कैरियोलिम्फ की। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा है, यह एक ग्रैन्युलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस में भरा रहता है। इस फ्लूइड में लिपिड, मिनरल्स, प्रोटीन, देखो क्या पाया जा रहा है बेटा? लिपिड मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है और प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। प्रोटीन किस रूप में है? हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के रूप में। याद रखना, प्रोटीन जो है वो हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के रूप में पाई जा रही है। न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए प्लस आरएनए, व इसमें डीएनए पॉलीमरेज व आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी पाया जाता है, जिससे डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का व आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का निर्माण कराता है, ठीक है। यानी कि डीएनए से क्या बनेगा बेटा? आरएनए, और डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए। ये कौन बनवाता है? डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। इसके अलावा भी न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस व क्रोमेटिन थ्रेड पाए जाते हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन थ्रेड जो कि क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस की बात करें तो देखो लिखा हुआ है, यह न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। यह क्रोमोसोम्स पर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजर रीजन नॉर, है ना, यह गुणसूत्रों पर NOR न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन पर पाया जाता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? NOR पर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस मुख्यतः यूकैरियोटिस, न्यूक्लियोलस मुख्यतः यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, तथा यह प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में इसलिए एब्सेंट होते हैं कि वहां पर न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियोलस क्या प्रेजेंट होगा। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज फॉन्टेना ने की थी, तथा न्यूक्लियोलस नाम, है ना, बाउमेन ने दिया। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे ना सभी। न्यूक्लियोलस की खोज फॉन्टेना ने की, न्यूक्लियोलस नाम बाउमेन ने दिया, है ना। और सामान्यतः एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन लेवल पर आप एक न्यूक्लियस में एक से अधिक न्यूक्लियोलस भी देख सकते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। भाई न्यूक्लियोलस की अगर आप बात करें तो ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। इसी तरीके से राइबोसोम होता है,
उसके भी चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, वो भी मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। अब हम क्रोमेटिन थ्रेड की बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ये क्रोमेटिन थ्रेड न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे के समान पाए जाते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन नेट बनाते हैं, जो आगे चल करके क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र में चेंज हो जाते हैं। और आपको पता है, एक ह्यूमन सेल की अगर आप बात करें, तो ह्यूमन सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है वो 46 पाई जाती है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्रेजेंट ह्यूमन सेल इन 46, और अलग अलग इंडिविजुअल्स पे अलग अलग नंबर होता है क्रोमोसोम्स का। चलो, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल या कंटेन किया जाता है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन रहती है, एकत्रित रहती है। आपको पता है वहां पर न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम में जीन पाया, मतलब डीएनए पाया जाएगा, डीएनए के ऊपर जीन होंगे। जीन जो होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एकत्रित करके रखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में डीएनए के ऊपर पाए जाने वाले जीन्स के द्वारा पेरेंट से ऑस्प्रिंग में जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इसका फंक्शन होता है वो है न्यूक्लियस सेल के अंदर होने वाली ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के द्वारा सेल के अंदर होने वाली ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सभी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने दो क्वेश्चंस, दो मेजर क्वेश्चंस यहां पर देख लिए। एक तो हमने देखा कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन, दूसरा हमने देखा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, और एग्जाम में अगर ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन फंस जाता है या दोनों फंस जाते हैं अलग अलग लिखने के लिए, तो आप बेहतर तरीके से लिख करके आइए। ठीक है, तो एग्जाम आप लोगों के बहुत अच्छे होंगे, ये मैं पूरी आशा के साथ कह रहा हूँ। अगर आप लोग ये जो सीरीज यहाँ पर एग्जाम बूस्टर सीरीज चलाई जा रही है, इस एग्जाम बूस्टर सीरीज को पूरा करके जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके बहुत अच्छे एग्जाम्स होंगे। और एग्जाम्स एमजेपीआर यूनिवर्सिटी वालों के तो अभी जल्दी होने वाले हैं, नवंबर में ही हो जाएंगे, है ना। तो अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर तक मैं कोशिश करूंगा कि सारी सारी क्लासेस आप लोगों की खत्म कर दी जाए, और इंपॉर्टेंट जितना भी यहाँ पर मैंने बताया है वो सारा का सारा कवर करा दिया जाए आपके इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जब भी वीडियो लेक्चर अपलोड होगा यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दूसरा, एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, तो इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाइए, जिससे आपके जो दोस्त लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ में, उनका नंबर आपके फ़ोन में है, तो वो इस वीडियो को देखेंगे, उस आपके स्टेटस को देखेंगे, तो वो बेटा उस स्टेटस पे क्लिक करके सीधे यहाँ पर आ जाएँगे, है ना? और उनका भी आप बेनिफिट कर सकते हैं, उनकी भी आप तैयारी करा सकते हैं। तो अपनी तो करिए, लेकिन साथ-साथ अपने दोस्तों की भी तैयारी कराते चलिए साथ में, क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल, है ना? वो वाली बात होती है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं मुझे ये चैनल मिल गया है, मुझे सब कुछ इम्पोर्टेंट मिल गया है, मैं तैयारी कर लूँ या कर लेती हूँ, तो ये गलत बात है। आप सभी के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जब ट्रांसपेरेंसी के साथ में बिना किसी स्वार्थ के मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री में, तो सबको मिलना चाहिए ना। तो आप भी बस इतना काम करें कि अपने स्टेटस पर ज़रूर इसको लगाएँ। इसका लिंक जो है ना ज़रूर अपने स्टेटस पर शेयर करें। ठीक है बच्चा? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।